अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एनजी कॉन अकेडमी का ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि विच वन इज़ थिकर इन डायमीटर। तो हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसका डायमीटर जो है 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, मिडिल लैमला का हमारे पास जो है वो 1 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर होता है। और हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, इसका डायमीटर जो है वो 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो ज़्यादा थिकर है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन द सेल वॉल सिंथेसिस। तो सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो है वो गोल्जी बॉडीज़ जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडीज़ है ना, ये पॉलीसेकेराइड्स जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास सेल वॉल का जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर। तो हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ में कहते हैं कि लाइजोसोम्स आर समटाइम्स कॉल्ड। तो हम लोग लाइजोसोम्स को चाहे फैगोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इसके अलावा इनके लिए हम लोग एक और नाम भी यूज़ करते हैं, स्क्विंजर्स। ठीक है, फिफ्थ में कहता है कि मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज। तो उसे हम लोग जो है वो क्रिस्टा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा हमारे पास ये जो सिस्टर्नी है ना, ये एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ के अंदर भी होती है। ठीक है, सिस्टर्ना। और क्रिस्टा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये जो थैलेकाइड्स है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स्थ में कहता है कि द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेवन्थ में कहता है कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स राइज टू। तो जब भी हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एट्थ में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास एंटीबॉडीज़, एग एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन जो है ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, जबकि कोलेजन जो है इट इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि फैटी एसिड्स विच रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर सेड टू बी। हमारे पास जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट टेंथ में कहता है कि यूनिट ऑफ स्टेरॉइड इज 17 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग डैश रिंग्स। तो हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हैं ना, इनमें 17 कार्बन होते हैं। ठीक है, और रिंग्स कितने होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। तो हमारे पास जो फिनाइल एलानिन है ना, ये एरोमेटिक वो है। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। देखो इसमें जो है वो फिनाइल आया ना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि द पार्ट ऑफ एंजाइम्स वेयर द रिएक्शंस टेक प्लेस। तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट पे हो रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द पेप्सिन। तो हमारे पास पेप्सिन का पीएच जो है वो 2 होता है। ठीक है, 2 पीएच पे जो है वो ये अच्छे से वर्क करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और ट्रिप्सिन का हमारे पास 8 होता है। ठीक है, 14 में कहता है कि क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्जॉर्व्स मेनली डैश एंड डैश पोर्शन ऑफ द लाइट। तो क्लोरोफिल हमारे पास जो है वो ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ द सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अगर मैं आप लोगों को फर्दर स्पेसिफाई कर लूँ तो हमारे पास जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो ब्लू को जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है। और हमारे पास जो क्लोरोफिल बी होता है ना, वो किसको ऑब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट 15 में कहते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस अकर्स इन। तो मतलब ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन हमारे पास स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे होता है, ग्रेना में। ठीक है, आप लोग इसे LG से याद करो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस डैश इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डैश इज रिड्यूस्ड। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज है ना, उसमें जो है वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और NADP जो है रिड्यूस हो रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्योंकि हमारे पास जो वाटर है ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, और हमारे पास जो NADP है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले रहा होता है। ठीक है, टेक्स इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं कि वाटर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और हमारे पास NADP जो है वो रिड्यूस होता है।
17th में कहता है कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इन डैश। तो हमारे पास जो लिंक्ड रिएक्शन होता है ना, तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 18th में कहता है कि ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसको हम लोग क्रैब साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रैब ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 19 में कहता है कि एंजाइम्स फाउंड इन HIV। तो HIV में हमारे पास चाहे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंटीग्रेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। 20 में कहता है कि हु आइसोलेटेड द TMV टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टल्स। तो वो फर्स्टली जो है वो स्टैनले ने जो है वो आइसोलेट किए थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 21 में कहता है कि HIV हैज़ अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल्स विच इज़। तो हमारे पास HIV में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो RNA होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि हर्ट इज़ यूज्ड अगेंस्ट। तो हम लोग हर्ट HAART को हम लोग यूज़ करते हैं एड्स के अगेंस्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि रीजन वेयर द बैक्टीरियल जीनोम रिजाइड्स। तो हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम जो है वो न्यूक्लियोइड्स के अंदर जो है वो रिजाइड करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 24 में कहता है कि डैश किल्स ऑल द माइक्रोब्स एंड एंडोस्पोर्स बट रिक्वायर 4 to 8 हावर्स एक्सपोजर। तो हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो किल करते हैं माइक्रोब्स को एंड एंडोस्पोर्स को, ठीक है। और ये 4 to 8 हावर्स लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि बैक्टीरिया विच हैव ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास ऑन वन साइड। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो लोफिट्रोकिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 26 में कहता है कि क्लोस्ट्रोडियम टेटनस इज़ अ डैश बैक्टीरिया। तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27 में कहता है कि विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टिश्यू ग्रेड एनिमल्स। तो टिश्यू ग्रेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके सेल्स बिगिन टू फंक्शन इन अ यूनिफाइड वे टू अकम्प्लिश अ टास्क, ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो नाइडेरियंस होते हैं ना, वो जो है वो टिश्यू ग्रेड एनिमल्स होते हैं। अब हमारे पास हाइड्रा, लिवर फ्लूक, साइलिया, ये सारे हमारे पास नाइडेरियंस हैं। जबकि हमारे पास वीनस फ्लावर बास्केट जो है वो ये स्पंजी है, ठीक है। ये स्पंजी से बिलोंग करता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 28 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल्स। हमारे पास ये मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ये डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 29 में कहते हैं कि टोमेरिया लार्वा रिजेंबल्स विद। तो ये बाइपनेरिया के साथ रिजेंबल करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये जो टोमेरिया लार्वा है बेसिकली ये हेमिकॉर्डेट्स में होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स में होता है। और हमारे पास ये जो बाइपनेरिया है ना, ये इकाइनोडर्मेटास का लार्वा होता है, ठीक है। इकाइनोमेटास का लार्वा होता है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, ठीक है। 30 में कहता है कि कायरोपटेरास आर। तो कायरोपटेरास हम लोग जो है फ्लाइंग मैमल्स को कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 31 में कहता है कि द वर्ड नीमाटोडास मीन। तो नीमाटोडास का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 32 में कहता है कि फाइलम ऑफ द ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस चाहे मोलस्कस से बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 33 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट अबाउट द इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट। हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली ये इसका फर्स्ट लाइन जो होती है ना वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि सेकंड लाइन वो भी नॉन स्पेसिफिक होती है, ये बात भी ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी जो थर्ड लाइन होती है ना इम्यून की, वो जो है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि मैक्रोफेजेस इनगल्फ द ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी में कहता है कि टी लिम्फोसाइट्स रिलीज एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनाते, बी लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 34 में कहते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ द हर्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड। तो रिलैक्सेशन को हम लोग जो है वो डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो सिस्टोल कहते हैं। आप लोग इसको इस तरह से याद रखो, डॉक्टर DR जो कि आप बनने जा रहे हो, ठीक है। डी से डायस्टोल, R से रिलैक्सेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे सिस्टोल कहते हैं। 35 में कहते हैं कि साइनो आर्ट्रियल वाल्व इज़ आल्सो नोन एज। तो इन्हें हम लोग जो है वो पेस मेकर्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं हार्ट के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 36 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंक्शंस ऑफ लिवर एक्सेप्ट। तो देखो हमारे पास लिवर जो है वो ये रेड ब्लड सेल्स को जो है वो रिसाइकिल करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बाइल की प्रोडक्शन भी करता है, ये बात भी ठीक है। ये कहते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया है बेसिकली ये किडनीज़ का काम होता है। ठीक है, हमारे पास ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये होता है। ठीक है, ये लिवर का काम नहीं है। नेक्स्ट 37 में कहते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास पैराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रैप प्लांट्स। तो हमारे पास डार्लिंगटोनिया और सेरोसिनिया ये दोनों जो है वो पैसिव ट्रैप प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि हमारे पास जो पिंगुकुला है ये एक्टिव की है। ठीक है, एक्टिव ट्रैप्स प्लांट्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट 39 में कहते हैं कि स्पेशल सेल्स इन द एल्वुलस विल सिक्रीट अ डिटर्जेंट लाइक केमिकल्स ऑन इनसाइड लाइनिंग ऑफ द एल्वुलाइज। तो उसे हम लोग जो है वो सरफेक्टेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 40 में कहते हैं कि द पीएच ऑफ ब्लड, तो ब्लड की पीएच है वो 7.4 होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 41 में कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड हीमोसाइनिन इज़ अ डैश इन कलर। तो हीमोसाइनिन जो है वो ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हीमोसाइनिन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हीमोसाइनिन की हम लोगों ने बात कर ली कि ब्लू कलर का होता है, इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्लोरोक्यूरिन है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हीमो अर्थरिन है, ये वायलेट टू पिंक कलर का होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड के केस में उसने बताया। 42 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। जब हमारे पास ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तब हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मेजर फैक्टर हमारे पास यही है। ठीक है, नेक्स्ट 43 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ कैल्शियम इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज़ करेक्ट। तो हमारे पास जो कैल्शियम है ना, ये क्या कर रहा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसका क्या रोल होता है बेसिकली, ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की चाहे आपस में इंट्रैक्शन करवा रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 44 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है कि बोन इज़ वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर ब्लड सेल्स जो है वो बोन के अंदर बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है कि बोन इज़ ड्राई। ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे पास बोन जो है वो ड्राई नहीं होती। सी में कहता है कि बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर द वेरियस मिनरल्स। ये बात भी ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि बोन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। ये बात भी ठीक है, स्केलेटन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बोन्स। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट टाइम सीखना 45 में कहता है कि विच जॉइंट इज़ आल्सो नोन एज सूचर्स। हमारे पास सूचर्स जो है वो ये स्कल के अंदर होते हैं। ठीक है, स्कल में होते हैं और इनको हम लोग जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 46 में कहते हैं कि कार्टिलेज हील्स स्लोली बिकॉज, क्योंकि उसमें हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो नहीं होती। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 47 में कहते हैं कि सार्कोलीमा इज़ द मेम्ब्रेन अराउंड। तो हमारे पास मसल फाइबर्स के अराउंड हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग जो है वो सार्कोलीमा कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 48 में कहते हैं कि डिपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन इज़ करेक्टराइज्ड बाय। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एक्सॉन है। ठीक है, सोडियम्स हमारे पास जब इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, और पोटाशियम जो है वो बाहर आएंगे, तो हमारे पास जो है वो डिपोलराइजेशन होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 49 में कहते हैं कि फंक्शनली डैश पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर, डैश पेयर्स आर मोटर इन नेचर एंड डैश पेयर्स आर मिक्सड इन नेचर। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं जी, उनके 12 पेयर्स होते हैं। अब इन 12 पेयर्स में से हमारे पास जो उनके 3 पेयर्स होते हैं ना वो सेंसरी होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 5 पेयर्स होते हैं ना वो मोटर होते हैं, और जो 4 पेयर्स होते हैं ना नर्व्स के, क्रेनियल नर्व्स के, वो मिक्सड होते हैं, वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर दोनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे फर्दर उसने जो है वो उस चीज़ को स्पेसिफाई किया, कहता है कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के हमारे पास पेयर नंबर 1, 2 एंड 8 जो है ना ये सेंसरी होते हैं। ठीक है, 3, 5, 6, 11 एंड 12 जो है ये मोटर होते हैं। 4, 7, 9 एंड 12 जो पेयर्स होते हैं ना वो हमारे पास मिक्सड होते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन कौन से पेयर्स जो है वो मोटर होते हैं, कौन से सेंसरी होते हैं, कौन से मिक्सड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल द न्यूरॉन्स। तो हमारे पास जो सेल बॉडी है ये तमाम न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है, जो कि कंटिन्यूस जो कंटेन कर रही होती है न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनमें जो है वो माइलिन शीथ जो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और ये शिवान सेल्स, नोड ऑफ रणवीर, माइलिन शीथ, ये तकरीबन एक दूसरे के साथ जो है वो
कोरिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर माइलिन शीथ नहीं है ना तो शिफॉन सेल्स भी नहीं होंगे, और हमारे पास उनके दरमियान शिफॉन सेल्स के दरमियान हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, तो फिर वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो सेल बॉडी लाजमी होती है जो कि न्यूक्लियस को कंटेन कर रही होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 51 में कहता है कि सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर द पार्ट्स ऑफ, तो ये 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि द नंबर ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स लाइंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारे पास टोटल 20 डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 53 में कहता है कि हार्मोन्स इन आवर बॉडी आर द सब्सटेंस विच आर, तो हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं इन द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मतलब हार्मोन्स हमारे पास किसी स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जो है वो सिक्रीट होते हैं, लेकिन वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाकर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। 54 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज क्लिनिकली एज अ हार्ट स्टिमुलेंट एंड टू डायलेट द ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग द एक्यूट एस्थमिक अटैक, तो उसके लिए हम लोग एपिनेफ्रिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को एक्यूट एस्थमिक अटैक आया ना और उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं, तो उनको डायलेट करने के लिए हम लोग एपिनेफ्रिन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 55 में कहता है कि चाइल्ड बर्थ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर द पेप्टाइड्स ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स, तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो ये दोनों पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, 9 अमाइनो एसिड्स के। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और ये दोनों हार्मोन हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 57 में कहता है कि कार्पस ल्यूटियम इज़ फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ, तो जब हमारे पास ओवुलेशन होती है ना तो उस वक्त हमारे पास कार्पस ल्यूटियम जो है वो बनती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 58 में कहता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द स्पर्म डेवलपमेंट इज़ अबाउट, तो उसके लिए हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये जो स्क्रोटम है ना ये आउटसाइड द बॉडी जो है वो रखा गया है, ठीक है, ताकि क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है और उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें 35 चाहिए होता है, ठीक है। अगर 37 में हम लोग उसको लाई करें तो वो डिनेचर हो जाएंगे स्पर्म, ठीक है। सो दैट इज़ वाई उसको जो है वो स्क्रोटम में रखा गया और स्क्रोटम को जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो लाई करवाया गया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 59 में कहता है कि वेजा डिफरेंशिया कैरीज द स्पर्म्स टू, तो वेजा डिफरेंशिया जो है वो स्पर्म को कैरी करता है एजैकुलेटरी डक्ट्स में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 60 में कहता है कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन्स इन द ओसाइट्स इज़ कम्प्लीटेड, तो जब भी हमारे पास ओसाइट्स को जो है वो फर्टिलाइज करते हैं ना स्पर्म्स, तो हमारे पास सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 61 में कहता है कि द 2 मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर्स, तो उसे हम लोग एलील्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, वन चाइल्ड हैज़ अ ब्लड ग्रुप ऑफ टाइप ए एंड द अदर हैज़ ब्लड ग्रुप टाइप ओ, कहते हैं कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड टाइप्स ऑफ द पेरेंट्स। देखो अगर हमारे पास जो है वो ए ब्लड ग्रुप है ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एलील्स उसके जो है वो हमारे पास इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे बंदे का ओ है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे किसी भी उसमें जो है वो बी का नाम नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शंस में देख लो, जहाँ पे भी उसने बी का बोला ना कि हाँ बी भी हो सकता है, तो उस ऑप्शन को तो आप फ़ौरन उसी वक्त जो है वो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। फिर अगर आप लोग ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को देखो, ये कहता है कि दोनों पेरेंट्स या तो ए होंगे या दोनों जो है वो ओ होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर दोनों ए हैं तो फिर ये ओ ब्लड ग्रुप क्यों आया, या फिर अगर जो है दोनों ए हैं तो फिर ये अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो ए हैं तो फिर ये ओ क्यों आया, अगर दोनों पेरेंट्स ओ हैं तो फिर ये ए क्यों आया। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक पेरेंट जो है वो हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए हो और दूसरे का ओ हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 63 में कहता है कि जीन आ जाता है बियो ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ प्रेजेंट ऑन, तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे लाई करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 64 में कहता है कि मैन विद द हीमोफीलिया मैरीज अ वुमन हु हैज़ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड इज़ नॉट अ कैरियर, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू।
देखो हमारे पास जो हीमोफीलिया है ना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई उनके जो बच्चे होंगे ना, उनकी जितनी भी गर्ल्स होंगी, फीमेल्स होंगी, वो सारी जो है वो कैरियर होंगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 65 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट्स आर रिसेसिव एक्सेप्ट, तो हमारे पास एक्सगिल फ्लावर्स है वो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, बाकी येलो पोड्स, रिंकल सीड्स, वाइट फ्लावर्स, ये सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 66 में कहते हैं कि विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू डार्विन थ्योरी सॉरी। तो डार्विन थ्योरी ने जो है वो ओवर प्रोडक्शन का बताया था, ठीक है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस का भी बताया था, कॉन्सेप्ट उसने दिया था, वेरिएशन का भी दिया था, लेकिन यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स का जो है वो डार्विन ने नहीं बताया था, ये तो लेमार्किज्म ने बताया था। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 67 में कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम, तो उसे हम लोग स्पीशी कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 68 में कहते हैं कि विंग्स ऑफ द बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स, तो वो एनालोगस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो डिफरेंट हो, ठीक है, और उनका फंक्शन जो है वो सेम हो, ठीक है, तो उनको हम लोग जो है वो एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 169 में कहता है कि 1 मोल ऑफ द कार्बन इक्वल्स टू, तो हमारे पास कार्बन के एक एटम में जो है वो 12 AMUs होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स किसकी इक्वल हो जाएगा, 12 AMU मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 70 में कहता है उसने आपको जो है वो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, कहता है कि द रिएक्शंस अबव 35.5 grams ऑफ क्लोरीन एंड 27 ग्राम ऑफ H2O इज टेकन, द अमाउंट ऑफ द एसिड इन द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर वैल्यू ऑफ द pKa फॉर्म्ड इज, तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास HOCl जो है वो कितना बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन को लें और 27 ग्राम्स ऑफ वाटर लें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्लोरीन एंड वाटर के जो है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो मोल्स तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, आप लोग इसको खुद फाइंड कर लोगे। अगर हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनते हैं जी क्लोरीन की 0.5 मोल्स, ठीक है। मोल्स आप लोगों ने खुद कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है, मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करता। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी वाटर के कितने मोल्स गिवन है, ये क्लोरीन के हैं, ठीक है, और वाटर के कितने हैं, वो 1.5 हैं। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास अब देखो क्लोरीन के नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, दिस मीन्स दैट ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और हमारे पास जो वाटर है ये एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो देखो हम लोग कह सकते हैं कि 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या बनाएगा, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि अब क्लोरीन लिमिटेड है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये फाइंड करना है कि HOCl कितना बनेगा, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि इस 0.5 को जो है वो HOCl के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो HOCl का मोलर मास आप लोग फाइंड कर लोगे, वो तकरीबन 52.5 बनता है, ठीक है, 52.5, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, तो ये बन जाता है राउंड अबाउट कितना 26.25 ग्राम्स, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन डी। 71 में कहता है कि विच वन इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 72 में कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 120 ग्राम्स, कहता है कि इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज़ CH2O, कहता है कि व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें जो है वो उसने किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, उसने एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, अब लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, N इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है जी 120 है, एम्पेरिकल मास कितना है, इसका आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि 30 बनता है, ठीक है, 12 कार्बन का 2 हाइड्रोजन का प्लस 16 ये 30 बनता है, ठीक है, डिवाइड बाय 30 ये कितना आ जाएगा जी 31 जार 34 जार, ठीक है, 4 आ गया। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज़ इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे कितना है, क्या है, CH2O,
मल्टीप्लाई ये वाला 4n, ठीक है, ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा C4, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 अंदर, H8O4, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 73 में कहता है कि n+l वैल्यू फॉर द सब शेल n इज़ 6। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सब शेल्स आर। अभी जो हमारे पास n शेल होता है ना, ये 4th शेल होता है, ठीक है। उसने आपको गिवन भी दे दिया कि इसकी n+l वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। ये 6 कैसे आया, n वैल्यू उसकी 4 है और उसकी जो l वैल्यू है वो 2 है, तो मिलकर उसने 6 बना दिया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सब शेल। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है 2 × 2l+1, ठीक है। तो l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 +1, 2 2 ज़ार 4 +1, ये कितना होता है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 10। दैट इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 74 में कहते हैं कि +3 आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज टाइटेनियम एटम्स। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट इज़। तो जैसे सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि टाइटेनियम एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना है, ठीक है, रफ वर्क में। उसमें फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 3 आयन्स को जो है वो ऐड कर देना है, तो आप लोगों के पास ओरिजिनल एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। तो टाइटेनियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है, इसको हम लोग लिखते हैं कि आर्गॉन इंटू 4s2 3d2, 4s2 3d2। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें 3 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर्गॉन इस तरह से आ जाएगा 4s2 3d2 + 3 5 3d5। तो ये हमारे पास मैंगनीज़ की बनती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 4s में 1 लिखा है, 1 नहीं है 2 है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 75 में कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है, कहता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो उसने Px Py एंड Pz को इन्वॉल्व किया है, तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 76 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ठीक है। कैसे, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड का भी लीनियर होता है, कैसे लीनियर होता है, इसी तरह से। सॉरी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, Cl। और हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है इसका भी लीनियर होता है, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, सी इस तरह से। लेकिन हमारे पास ये जो SO2 है ना, इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। बेंट स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है, इस तरह से, इधर भी ओ आ गया, इधर भी ओ आ गया, ठीक है, ये बेंट स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 77 में कहता है कि मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, हमारे पास ये जो S एंड S के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो है वो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 79 में कहता है कि स्ट्रेट लाइन आइसोथर्म इन केस ऑफ द बॉयल्स लॉ इज़ ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ बिटवीन। देखो बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि प्रेशर का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, 2 ग्राफ्स बनते हैं। अगर हम लोग एक तरफ प्रेशर लें, दूसरी तरफ वॉल्यूम लें, और यहाँ पे अगर हम लोग एक तरफ प्रेशर लें, दूसरी तरफ हम लोग 1/v लें, ठीक है। तो जब हम लोग 1/v लेते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रेट ग्राफ बनता है, ठीक है। और p/v इसका हमारे पास ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये इसी की बात कर रहा है बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो रिलेशन शो करता है कि ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 80 में कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z सच दैट द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज गिवन बाय फॉर 1 मोल। देखो हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है ना, इट इज़ इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। अब हम लोगों ने 1 मोल के लिए बताना है, 1 मोल के लिए हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 पुट करो n की जगह, तो हमारे पास ये सिंपल यही बन जाएगा PV डिवाइड बाय RT,
ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों से 2 मोल्स का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है, तो फिर आप लोगों ने उसके मुताबिक बताना होगा। ठीक है, 81 में कहता है कि 2 आइडियल गैसेस विद द सेम वॉल्यूम। अगर हमारे पास 2 आइडियल गैसेस हों जिनका वॉल्यूम जो है वो सेम हो, तो इसका मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा और उनके नंबर ऑफ़ मोल्स भी सेम होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 82 में कहता है कि फॉलोइंग इज़ अ कोवेलेंट सॉलिड। तो हमारे पास जो डायमंड है ये कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 83 में कहता है कि बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड अंडर द रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम लोग जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 84 में कहते हैं कि ट्रू अबाउट द वाटर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो जब भी हम लोग वाटर से आइस बनाते हैं तो आइस की डेंसिटी जो है वो लेस होती है, ठीक है, वाटर के मुकाबले में। क्यों लेस होती है? क्यों? जब हमारे पास आइस बन जाती है ना तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर आप लोग किसी कंटेनर के अंदर जो है वो पानी डालो और उसे जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठीक है, फ्रीज़ होने के लिए, आप उस कंटेनर का जो है वो लेवल नोट कर लो कि आप लोगों ने वो कंटेनर कहाँ तक फिल किया था। ठीक है, फिर जिस वक्त वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोग ये चीज़ नोट करोगे कि जो पहले वाटर का लेवल था वो अब आइस के लेवल के मुताबिक जो है वो कम था। मतलब जब आइस बन गई तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये चीज़ आप नोट करोगे। ठीक है, या फिर अगर आप लोग कंटेनर को बिल्कुल फुल जितना आप उसमें पानी डाल सकते हो डाल लो, उसको फ्रीज़ कर लो, आप लोग ये चीज़ नोट करोगे कि लाइक आइस जो है वो उस कंटेनर से ऊपर बाहर तक आई होगी। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जब हमारे पास आइस बनती है तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान के बिटवीन जो स्पेसेस होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आइस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 85 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनआइसोट्रॉपी। तो हमारे पास क्लीवेजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों जो है वो एनआइसोट्रॉपी की जो है वो एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 86 में कहता है कि ए स्केयर नहीं, A2 + 2B2 गिव्स अस 2AB2। कहता है कि इफ़ Kc फॉर द रिएक्शन इज़ 10, कहता है कि अगर इस रिएक्शन की हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो 10 हो, फिर आगे उसने आपको एक और रिएक्शन दी है, कहता है कि उसके लिए आप लोग बताओ कि Kc की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दूसरा रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, उसमें उसने बोला कि 2AB2 गिव्स अस A2 + B2, ये 2B2 है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि उसने उसी रिएक्शन को जो है वो इन्वर्स कर लिया है। तो अगर उसने सेम रिएक्शन को इन्वर्स कर लिया तो आप लोग Kc वैल्यू को भी जो है वो इन्वर्स कर लो। तो उसे हम लोग लिख सकते हैं Kc = 1/10। तो हमारे पास बनती है जी 0.1, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 87 में कहते हैं कि फॉर द रिवर्सिबल गैशियस फेज रिएक्शन A + B गिव्स अस 3C, द वैल्यू ऑफ द Kc इज़ 10 एट -263 सेंटीग्रेड। कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kp। अब Kp और Kc का रिलेशन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज़ करना होगा। तो हमारे पास Kp और Kc का रिलेशन इस तरह से है कि Kp = Kc × RT⁴n। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इस टेम्परेचर को जो है वो आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जब हम लोग -263 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये राउंड अबाउट 10 पॉइंट समथिंग केल्विन आएगा। ठीक है, आप लोग इसको कन्वर्ट खुद कर लो। हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। Kp = Kc की वैल्यू कितनी है जी 10 × R की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0.0821 होती है, मल्टीप्लाई T की कितनी है 10 के, N की कितनी है, N की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो आप लोग N को जो है वो 1 कंसिडर करोगे। ठीक है, 1 पुट करेंगे। जस्ट आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास ये बन जाएगी 8.21 ATM। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 88 में कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए में कहता है कि वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि वैल्यू ऑफ द Kc इज़ इन्वर्स रिलेशन। हाँ, ये बात भी ठीक है। कहता है कि अगर हम लोग Kc की वैल्यू को जो है वो इन्वर्स करेंगे ना तो रिएक्शन भी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। इसके रिलेटेड हम लोगों ने ऊपर एक MCQ भी सॉल्व किया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट है।
ऑप्शन सी में कहता है कि द रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड बाय 2 Kc फॉर द न्यू इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ इट। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी हमारे पास इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। कहता है इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप्स K1 एंड K2 फॉर बोथ स्टेप्स Kc इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2। ये बात भी ठीक है। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम लोग इक्वेशन को जो है वो 2 स्टेप्स में लिखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उन दोनों स्टेप्स के जो है वो के जो रेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 89 में कहता है कि वैल्यू ऑफ द QC इज़ ग्रेटर देन KC इम्प्लाइज दैट। अगर हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो KC से, तो इसका क्या मतलब है? इसका रिएक्शन ये है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है इक्विलिब्रियम को जो है वो अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC से, तो हमारे पास इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 90 में कहते हैं द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर व्हेन। तो जब भी हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में होगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, सॉरी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर के ऑफ रिएक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग जो है वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में हो। ठीक है, नेक्स्ट 91 में कहते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर द सर्टेन रिएक्शन इज 0.5। कहते हैं कि अगर हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को जो है वो डबल कर दें, तो रेट कांस्टेंट पे क्या अफेक्ट होगा? तो जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल करते हैं, तो हमारे पास जो रेट है ना वो हाफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 92 में कहते हैं कि सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज ईथर मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग्स, तो उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। तो हमारे पास जो एटोमाइजेशन होती है ना, उसकी जो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाकी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्चन, इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 94 में कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट चेंजेस बाय +2 इन विच रिएक्शन। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो ना, इसमें हमारे पास SO3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, SO3 में सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +4 है। ठीक है, जब रिएक्शन हुए तो SO4 बन गया है। ठीक है, और इस SO4 में हमारे पास जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +6 है। ठीक है, तो मतलब +2 का जो है वो इंक्रीमेंट आया इसमें। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 95 में कहते हैं कि 2 रिएक्शंस आर गिवन एज अंडर। उसने आप लोगों को जो है वो 2 रिएक्शंस दिए हैं। कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल फाउंड बाय कपलिंग ए एंड बी। तो देखो हमारे पास रिएक्शन ए में जो है वो सिंपल ए बन रहा है, और रिएक्शन बी में हमारे पास जो है वो B+ बन रहा है, और साथ में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास ये, बल्कि हम लोग ऑप्शन वाइज जाते हैं। ऑप्शन ए में कहता है कि EMF ऑफ द सेल इज़ 0.35 वोल्ट। ये गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सेल्स की EMF वैल्यू को प्लस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है वो 0.65 को प्लस करें किसके साथ, इस 0.3 के साथ, तो हमारे पास ये बन जाता है जी 0.95 वोल्ट। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए तो हमारे पास गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहता है कि बी इज़ द एनोड। देखो ए पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो एनोड जो है वो ए बनेगा। बी पे हमारे पास क्या हो रही है जी, बी पे हमारे पास जो है वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और रिडक्शन में हमारे पास क्या बनता है, कैथोड, या कैथोड पे रिडक्शन होती है। सो दैट इज़ हमारे पास ऑप्शन बी भी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी में कहता है कि कंपार्टमेंट ए डिवेलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंपार्टमेंट ए है ना उसके पास जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जबकि बी के पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज गिव एनाइंस टू बी। हमारे पास सॉल्ट ब्रिज जो है वो बी को जो है वो कैटाइंस देगा, और ए को जो है वो एनाइंस देगा। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन डी भी जो है वो गलत है। 96 में कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन द गिवन इज। ऑप्शन ए में है हमारे पास एनालिन। अब एनालिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है
इसमें एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, इस तरह से, और इसके साथ हमारे पास NH2 ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब पायरिडीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? पायरिडीन में हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग होता है इस तरह से, लेकिन हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना वो इसी बेंजीन रिंग के जो है वो इनसाइड होता है, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सही तरह ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह से पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन में हमारे पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो, पायरिडीन को, इसमें जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एटम, वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है? वो इनसाइड द रिंग लोकेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 97 में कहता है कि मोस्ट बेसिक एंड न्यूट्रोफिलिक कंपाउंड इज़। तो हमारे पास ये जो NR3 है ना, इसमें जो है वो 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये फैसिलिटेट करते हैं इन द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं कि ये मोस्ट बेसिक एंड न्यूट्रोफिलिक कंपाउंड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 98 में कहते हैं कि इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द Br2 इज एडेड टू द इथाइन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास ये सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी शो करेंगे, या आइसोमरिज्म भी शो करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 99 में कहते हैं कि 2,2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो 2,2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी CH3 होल ट्वाइस, CH फिर से हमारे पास CH3 होल ट्वाइस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं वो भी देख लेते हैं जी। CH3 CH3 एक CH3 हम लोग यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और एक CH3 यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है जी 2,2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट 100 में कहता है कि अल्कीन विद द लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हमारे पास जो आइसोब्यूटाइलिन है ना, इसमें जो है वो 4 कार्बन्स होते हैं एंड रिंग्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो है वो इसकी हीट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो, हीट ऑफ कॉम्बिनेशन को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, वो जो है वो लोएस्ट हो जाती है। और हीट ऑफ कंबस्टन लोएस्ट होने की वजह से इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो भी जो है वो लोएस्ट होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 101 में कहते हैं कि विच ग्रुप डीएक्टिवेट्स द बेंजीन। तो हमारे पास जो CHO है ना, ये बेंजीन को जो है वो डीएक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 102 में कहता है कि द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। तो हमारे पास बेंजीन जो है वो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 103 में कहता है कि SN1 रिएक्शंस इज़ फेवर्ड और SN2 रिएक्शन बाय। तो जब भी हमारे पास लीविंग ग्रुप जो है वो अच्छा होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप जो है वो, और जब हमारे पास लीविंग ग्रुप जो है पुअर होता है ना, तो उस वक्त हमारे पास फिर SN2 रिएक्शन होता है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 104 में कहता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन। तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 105 में कहता है CH3MgX, ये ग्रिग्नॉल रिएजेंट है। कहता है कि जब हम लोग इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। तो जब हमारे पास इस ग्रिग्नॉल रिएजेंट का CH3 ग्रुप जो है वो इस कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल बनता है।
जिसको हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 106 में कहता है कि एसिड विदाउट अ कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमारे पास ये जो पिक्रिक एसिड है ये हमारे पास फिनोल है, ठीक है। और फिनोल्स हमारे पास जो है वो एसिडिक होते हैं ना विदाउट COOH बॉन्ड के, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो फिनोल्स होते हैं ना ये कार्बोक्सिल ग्रुप के बगैर भी जो है वो एसिडिक होते हैं। ये सैलिसाइक्लिक एसिड भी हमारे पास जो है वो एसिडिक है, लेकिन इसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 107 में कहता है कि एट हायर एटीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ। तो क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 108 में कहता है कि फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर्स गिव। तो जब भी हम लोग जो है फिनोल को जो है वो ट्रीट करते हैं या रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूटेड HNO3 लो टेम्परेचर पे, तो हमारे पास वो क्या देता है, वो आर्थ्रो एंड पैरानाइट्रोफिनोल देता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 109 में कहता है कि विच वन इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो हमारे पास ये जो मीथानोल है ना, ठीक है, ये मोर सोल्यूबल होता है वाटर में। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप्स जो है वो कम है, जबकि बाकी ऑप्शन में देख सकते हो ज़्यादा हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर वो आपसे लीस्ट सोल्यूबल का पूछते ना तो फिर आप लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 110 में कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। दिस X रिएक्ट विद द इथेनॉल टू प्रोड्यूस एन ईस्टर। व्हाट इज X लाइकली टू बी। देखो जिस वक्त भी हम लोग इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। और जब हम लोग इसी इथेनोइक एसिड को दोबारा से इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ईस्टर बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 111 में कहता है कि एल्डिहाइड्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिटेक्शन टेस्ट्स देन कीटोन्स बिकॉज, क्योंकि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्सटेंसेस को रिड्यूस करते हुए ये खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये फिर डिफरेंट किस्म के कलर चेंजेस भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे पास एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 112 में कहता है कि एल्डिहाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। तो जब भी हम लोग जो है वो ट्रांस 2-ब्यूटीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स ही बनते हैं, ठीक है। जब हम लोग इथाइन की हाइड्रेशन करते हैं तो एज अ रिजल्ट तब भी हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स ही बन रहे होते हैं। जब हम लोग फर्स्ट अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो तब भी हमारे पास एल्डिहाइड्स ही बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं ना, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, तो उस वक्त हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो एसीटोन बन रहा होता है, ठीक है। और एसीटोन हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कीटोन। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 114 में कहता है कि डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल आर डैश आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करते हैं, ठीक है। इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 115 में कहता है कि एसिड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। तो हमारे पास जो वीकेस्ट एसिड होते हैं ना उनकी जो बेस है ना, कंजुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ये सर्च करना है कि वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है ना ये वीकेस्ट एसिड होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 116 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। अब हमारे पास ये जो NF होता है ना इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो लो होता है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लो है। चार्ज डेंसिटी इसकी क्यों लो है? क्योंकि इसका हमारे पास जो साइज़ है ना, साइज़ वो लार्जर है और इसका जो चार्ज है ना वो हमारे पास कम है। सो दैट इज़ वाई इसकी ओवरऑल चार्ज डेंसिटी जो है वो कम है। सो दैट इज़ वाई इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी जो है वो लोएस्ट होगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 117 में कहता है कि लॉज ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स इज़, तो उसे हम लोग जो है वो कोगुलेशन कहते हैं,
ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो अपनी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉस कर देते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 118 में कहता है कि सोलिबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 2A मेटल्स डैश डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास जो ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं उनकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 119 में कहता है कि ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर, तो बेरिलियम के ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 120 में कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटेस्ट फॉर। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना इन ऑप्शंस में से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब ऐसा क्यों है? अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जो पीरियड 2 है ना, पीरियड 2, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है पीरियड 3 से, और हमारे पास जो ग्रुप 5A है ना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 6A से जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 121 में कहता है कि DD ट्रांजिशन कैन नॉट बी शोन बाय। अब उसने आपको जो है वो कोबाल्ट, स्कैंडियम एंड जिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है वो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनमें हमारे पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते। ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो D to D ट्रांजिशन भी नहीं होगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 123 में कहते हैं कि कार गोज स्ट्रेट फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B with the velocity of 40 km per hour and returns back with the velocity of 60 km per hour. The average velocity during the whole journey is। तो हमारे पास कहता है कि एक कार है जो पॉइंट A से जो है वो पॉइंट B तक आई है। तो जिस वक्त वो पॉइंट A से पॉइंट B तक आई है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर हार थी, लेकिन जब दोबारा वो पॉइंट B से A तक गई है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 किलोमीटर पर हार थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। दिस मीन्स दैट हमारे पास इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 124 में कहता है कि एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द बॉडी गिव्स। तो ये हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के बारे में बताता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्योंकि देखो हमारे पास एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं m² पर सेकंड स्क्वायर, और अगर हम लोग जो है वो इसमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मास की हम लोगों ने बात की है ना, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास का यूनिट हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या बनता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या होता है 1/2 mv² होता है ना। तो हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस मास का किलोग्राम। ठीक है, अब ये किलोग्राम इस किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचता है m² पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये दो और ये जो है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 125 में कहता है कि ट्रेन ऑफ द लेंथ 150 मीटर इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द साउथ अलोंग द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल्स टू, मतलब हम लोगों ने रिक्वायर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पीड ऑफ द पैरेट रिलेटिव टू द ट्रेन। तो इसमें मतलब हम लोग पैरेट और उस ट्रेन की स्पीड को जो है वो उसका सम लेंगे, जो कि हमारे पास कितनी है जी, ट्रेन की हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और पैरेट की कितनी है 5। हमारे पास ये बनता है जी 10 + 5 इज़ इक्वल टू 15। अब इस 15 को आप लोगों ने क्या करना है कि ट्रेन की लेंथ के साथ डिवाइड कर देना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है जी 150 डिवाइड बाई 15, तो ये आप लोगों के पास बनता है 10। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 126 में कहता है कि 2 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास। कहता है कि मोमेंटम ऑफ द मास चेंजेस बाय 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देन द फोर्स एक्ट्स फॉर द टाइम ऑफ। तो मतलब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, कि फोर्स कितने टाइम के लिए जो है वो एक्ट हुई है। तो हमारे पास रिलेशन है जी F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, या सिंपल T आप मेंशन कर दो।
ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस टी को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टी को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा जी एफ टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं जी टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ। डेल्टा पी हमारे पास कितना है जी 120, और फोर्स कितनी है 2, तो ये हमारे पास बनता है 60 सेकेंड्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट टाइम सिक्वेंस नंबर 127 में कहता है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली, मतलब हमारे पास हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रही है। कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बिफोर द कोलिजन्स आर 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कहता है कि देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो हमारे पास हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटीज़ जो है वो इंटरचेंजेबल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले वेलोसिटीज़ कितनी थी, किस किस तरह से थी, +0.5 ये हमारे पास ए की थी, और बी की कितनी थी -0.3। लेकिन कोलिजन के बाद हमारे पास ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी -0.3, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी ना, और बी की क्या हो जाएगी +0.5, ठीक है, इंटरचेंज होगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 128 में कहता है कि विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि h इज़ इक्वल टू जी टी स्क्र डिवाइडेड बाई 8। अब ये किस तरह से डिराइव किया है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इस तरीके से जो है वो उसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन आई थिंक ये MCQs बेस्ड एग्जाम है, तो आप लोगों को किसी भी किस्म की डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट फाइनल इस रिज़ल्ट को जो है वो नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशन के थ्रू अगर आपको उसने टाइम दिया हुआ और आपसे कहता है कि आप लोग हाइट फाइंड करो, तो आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको उसने हाइट दी हुई है और कहता है कि आप लोग टाइम फाइंड करो फ्लाइट का, तो आप लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर वो आपसे रिलेशन का पूछता है कि हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन होता है, फिर आप लोग उस वक्त भी जो है वो ये रिलेशन यूज़ करोगे, ठीक है। जस्ट सिंपल बेहतर ये है कि आप इस रिलेशन को जो है वो रट्टा मार लो यार, ठीक है। नेक्स्ट 129 में कहते हैं कि द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़। देखो जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है ना, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 130 में कहता है कि लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए इज़। तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो रिलेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और दूसरा रिलेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। जब भी आप लोगों को जो है वो स्टेटमेंट में मोमेंटम की बात आई, जिस तरह के इस स्टेटमेंट में आई हुई है लीनियर मोमेंटम, तो फिर आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे। अगर मोमेंटम की बात ना आई तो फिर आप लोग इस सिंपल रिलेशन को यूज़ करोगे, काइनेटिक एनर्जी के इस रिलेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। अब इस केस में उसने लीनियर मोमेंटम की बात की है, सो दैट इज़ वाई हम लोग जो है वो रिलेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। अब इन दो रिलेशंस के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखो ये रिलेशन हमें ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन हमें ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। अब जो बॉडी हमारे पास लाइट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हैवी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इस रिलेशन के मुताबिक, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि बॉडी ए की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बी से जो है वो ज़्यादा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि ए बॉडी जो है वो लाइट बॉडी है। लेकिन अगर आप लोगों को स्टेटमेंट में लीनियर मोमेंटम का जिक्र ना किया गया होता तो फिर आप लोग बोलते कि बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास बॉडी बी का वेट ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात हुई है, इसलिए हम लोग सेकंड रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमें ये शो करता है कि मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 131 में कहता है कि वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़।
देखो हमारे पास वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे थीटा को डिस्कस करेंगे। अगर तो हमारे पास ये जो थीटा है ना, ये थीटा अगर लेस हुआ 90 से तो हमारे पास जो वर्क डन है ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर यही थीटा हमारे पास चाहे वो ग्रेटर देन हुआ 90 से तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर यही थीटा हमारे पास इक्वल हुआ 90 के तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। आप लोगों ने जस्ट काज के साथ देखना है कि थीटा की काज के साथ क्या वैल्यू आ रही है। अब 360 के साथ हमारे पास काज ऑफ 360 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर थीटा जो है वो 90 से नीचे हो तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है दिस मीन्स वो ज़ीरो से अबव वैल्यूज़ होंगी ना कोई। तो हमारे पास ऑप्शन ए को भी रिमूव कर लो, ऑप्शन बी को भी कर लो। हमारे पास ये जो 270 है, काज ऑफ 270 जो है ना ये ज़ीरो के इक्वल होता है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ओवरऑल वर्क डन भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम सीख 132 में कहता है कि टू बॉडीज ए एंड बी, two blocks A and B having masses 3 kg and 4 kilograms are raised to the same height from Earth's surface. The ratio of the gravitational potential of the A to that of B is। तो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी V इज़ इक्वल टू GME। ये मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि ऑब्जेक्ट के मास पर हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसका मास जो भी हो। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, 1:1, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट हम सीख 133 में कहता है कि वर्क डन इन स्लाइडिंग अ 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइड ऑफ द हाइट 10 मीटर इज़ 300 जूल। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मास गिवन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट के बाद हमारे पास ये क्या गिवन है, ये वर्क डन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे इन दो रिलेशंस को यूज़ करके, फिर उसको इस वर्क डन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, पहले हम लोग एनर्जी स्टोर्ड करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड का हमारे पास क्या रिलेशन है, E इज़ इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाइट की वजह से यहाँ पे हाइट गिवन है, वैल्यूज पुट करो, मास कितना है जी 2, जी की वैल्यू कितनी है 10, हाइट कितनी है वो भी 10 है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, राउंड अबाउट 200 जूल्स बनता है ना। सो टोटल हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, हमारे पास वर्क डन है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको जो है वो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सो वी कैन से दैट 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100 जूल। ये हमारे पास वर्क डन है जी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 134 में कहते हैं कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 3 सेकेंड्स एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। द पावर ऑफ द सोर्स इज, फोर्स गिवन है हमारे पास, इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम के बाद हमारे पास ये क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पावर, ठीक है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू एफ वी, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होती है, और एफ इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे इज इक्वल टू P। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, हमारे पास ये क्या बन जाएगा 10, फोर्स 10 है, उसके बाद वेलोसिटी कितनी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी 6 है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3, 3 1s आर 3 2s आर, हमारे पास ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 2, ये कितना बनता है 20। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 135 में कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग। तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रेवोल्यूशंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 136 में कहते हैं कि फ्लाई व्हील्स रोटेट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM, ठीक है, रेट्स पर मिनट। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड इज़, देखो हमारे पास स्पीड कितनी है जी 3000 रेट्स पर मिनट, ठीक है। इसको हम लोगों ने जो है वो रेडियन पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लिखेंगे 3000
मल्टीप्लाई 2 बाई रेडियन होता है ना, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। सो वी कैन से दैट डिवाइडेड बाई 60, ये 60 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड हम लोगों ने इसका यूनिट भी लिख लिया। जस्ट कटिंग कर लो, देखो 2 1s आर 2 30s आर, ये क्या बन जाएगा 3000 मल्टीप्लाई पाई बाय 30, 30 1s आर 30 100 बार, तो ये क्या बन जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 137 में कहते हैं कि बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ सर्कल। कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज। कहते हैं कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है सर्कल के अंदर विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हम लोगों ने उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या रिलेशन है, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास फिर एक्सेलरेशन क्या होगी 0। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 138 में कहते हैं कि एंगल बिटवीन लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज़। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमारे पास जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज़ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। सो दैट इज़ वाई। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखना 139 में कहते हैं कि बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद द वेलोसिटी वी हैज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए। कहते हैं कि अगर हम लोग वेलोसिटी को जो है वो डबल कर दें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास रिलेशन इस तरह से है कि ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से हम लोग ये चीज़ डेडिकेट कर सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। अगर हम लोग वेलोसिटी को जो है वो डबल करेंगे, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 140 में कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। कहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 1 बाई फ्रिक्वेंसी। इसे हम लोग लिख सकते हैं जी 1/2, ये हमारे पास बनता है 0.5। अब ये हमारे पास 1 वाइब्रेशन के लिए आया है। हम लोगों ने फाइंड करना है कि जब हमारे पास वो जो सिंपल पेंडुलम है वो मूव करेगी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम। तो मीन टू एक्सट्रीम के लिए हम लोग टाइम फाइंड करने के लिए इस 0.5 को जो है वो डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ठीक है, आप लोगों ने एक MCQ देखा होगा जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 4 मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हम लोगों ने इसको 4 से क्यों डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनता है 0.12 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 4 पार्टिकल्स आर गिवन बिलो। कहते हैं कि विच वन ऑफ द पार्टिकल्स इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें ये कहती है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, जिसको हम लोगों ने रिलेशन इस तरह से बनाया था कि ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स। अगर इस रिलेशन के मुताबिक हम लोग देखें तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बनता है। ठीक है, देखो इनमें तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ये तो हो नहीं सकते। इसमें हमारे पास स्केयर आ गया, स्केयर भी इसके ऊपर नहीं है, ये सिंपल एक्स है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 142 में कहते हैं कि एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी इन द ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलरली जो है वो ऑस्किलेट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई उनके दरमियान जो एंगल होगा ना वो π/2 होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 143 में कहता है कि रेशियो ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन अ क्लोज पाइप सिस्टम ओपन एट द वन एंड इज़ ऑलवेज। तो हमारे पास देखो किसी भी क्लोज पाइप के अंदर, ठीक है, किसी भी क्लोज पाइप के अंदर, इन क्लोज पाइप हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना वो नंबर ऑफ एंटी नोड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनकी रेशो ले लें, नंबर ऑफ नोड्स
डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंटी नोड्स, तो ये 1 की इक्वल आएंगे ना, पीछे यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा ना, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 144 में कहता है अ स्टेशनरी वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 165 हर्ट्ज, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है जी 330 मीटर पर सेकेंड। और हम लोगों ने क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स। देखो डिस्टेंस का हमारे पास क्या रिलेशन है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैम्डा को जो है वो डिवाइड करते हैं 2 के साथ, अगर हम लोगों ने नोड्स के दरमियान फाइंड करना हो तो। अब हमारे पास लैम्डा गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इस लैम्डा को फाइंड करेंगे, ठीक है। लैम्डा हमारे पास आ गया, जस्ट सिंपल हम लोग उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स। लेकिन हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास एक और रिलेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इससे हम लोग फ्रिक्वेंसी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं ना, वी कैन से दैट लैम्डा इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। v हमें गिवन है विच इज़ 330 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी कितनी है 165, 165 1s आर एंड 165 2s आर 330, ये हमारे पास बन जाता है जी 2 मीटर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास बनता है जी 1 मीटर। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 145 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 4 एटमॉस्फेयर टू दैट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो देखो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पर तो डिपेंड ही नहीं करती, सो दैट इज़ वाई कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 1:1, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 147 में कहता है कि ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द हिल साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रिक्वेंसी 600 हर्ट्ज। कहते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड एज हियर्ड बाय द ड्राइवर इज़। देखो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो सोर्स और ऑब्जर्वर है ना, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वर्चुअली अप्रोच कर रहे हैं। सो इसके लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, आप लोगों के पास ये डॉपलर इफेक्ट में डिफरेंट रिलेशंस हैं, आई थिंक 4 या 6 रिलेशंस हैं, वो आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे हमारे पास सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। इस पर हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू f prime is equal to actual frequency which is simple f into velocity of sound in air plus velocity of sound in या बल्कि velocity of observer divided by velocity of sound in air minus velocity of observer। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। वी कैन से दैट एफ प्राइम इज इक्वल टू, हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है 600 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है जी 330, हम लोग लिखेंगे जी 330 ऊपर, और ये भी 330 है, 330 सॉरी, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे ये माइनस है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है जी 30, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 30 मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू 600 इंटू 330 में 330 ऐड करें तो हमारे पास ये बनता है जी 360 डिवाइडेड बाय, और 330 से 330 को माइनस करें तो हमारे पास ये क्या बनता है 330 सॉरी, हाँ नहीं 300 सॉरी, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले इस 10 को इस 0 से कैंसिल कर देते हैं, पीछे हमारे पास ये क्या बन जाएगा 600 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 30। अब कैलकुलेशंस और इजी हो गई हैं, अगर आप लोग 36 को 30 पे डिवाइड करो तो ये राउंड अबाउट बनता है 1.2, इसी 1.2 का आप लोग 600 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है जी 720 हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 148 में कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट होता है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होगी इन्फिनिटी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 149 में कहता है कि व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 150 है, ये भी एक स्टेटमेंट सॉरी डायग्राम वाला एमसीक्यू है, और मैंने पहले भी एक दो डायग्राम्स वाले एमसीक्यूज़ को जो है वो इग्नोर किया है, क्योंकि एमडीकैट में डायग्राम्स वाले एमसीक्यूज़ जो है वो ना मतलब नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन डायग्राम्स वाले एमसीक्यूज़ को जो है वो स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट 151 में कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाल्व्ड देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये कूलम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। अब चार्जेस को भी डबल कर रहा है, 2 × 2 दोनों चार्जेस को डबल कर रहा है। देखो बोथ चार्जेस, अगर वो एक चार्ज का कहता तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक 2 लिखते। ठीक है, डिवाइडेड बाय किसको हाफ कर रहा है जी, डिस्टेंस को उसने हाफ किया है। वी कैन से दैट 1/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/4। ये 4 जिस वक्त ऊपर जाएगा तो ये उस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 4। तो फोर्स ओवरऑल हमारे पास 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने बहुत केयरफुली इन एमसीक्यूज़ को देखना होता है। समटाइम्स वो किसी एक चार्ज को इंक्रीज़ करने का कह रहा होता है, समटाइम्स वो दोनों को कह रहा होता है, या समटाइम्स स्टूडेंट्स ये स्केयर लेना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट 152 में कहते हैं कि टू चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कहते हैं कि मैंने डाइलेक्ट्रिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज प्रेजेंट बिटवीन दैम। कहते हैं इफ़ द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर्स आर सेम व्हाट इज़ द फोर्स नाउ। तो जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हैं तो फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। कितनी इंक्रीज़ होती है, आप लोग जस्ट सिंपल उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो एक्सर्टेड फोर्स के साथ। एक्सर्टेड फोर्स 20 न्यूटन थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 2, 20 × 2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 153 में कहते हैं कि टू चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q आर सिचुएटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस एट द पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन दैम। तो हमारे पास उसने जो है वो दो चार्जेस प्लेस की हुए हैं, प्लस Q एंड माइनस Q। इनके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर हम लोग मिड वे की बात करें तो हमारे पास जो डायरेक्शन है ना वो सेम ही रहेगी। ठीक है, हिंस बोथ फील्ड्स आर एडेड। लेकिन हमारे पास ये जो पोटेंशियल है ना ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है तो हमारे पास इसलिए जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ एड अप हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 154 में कहते हैं कि न्यूटन मीटर पर कूलम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो हमारे पास पोटेंशियल के क्या रिलेशन है, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस का सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, वर्क डन का हमारे पास क्या होता है जी जाउल, और चार्ज का कूलम। इसे हम लोग जाउल पर कूलम लिख सकते हैं, और जाउल पर कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जाउल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, और कूलम एज इट इज़, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर C-1। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। न्यूटन मीटर पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट 155 में कहते हैं कि इफ लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस बिकम। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का क्या रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। इस ए को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, C इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से डिवाइडेड बाय डी। अब उसने क्या बोला कि हम लोगों ने लेंथ को भी डबल किया है, ठीक है, विड्थ को भी डबल कर दिया है,
और इस सेपरेशन डिस्टेंस को भी डबल कर दिया है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट इस तरह से आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4/2, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी ना वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। 2, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 156 में कहते हैं कि कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ सी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वी इज़ अक्रॉस इट। कहते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इंक्रीज़ कर दें 2V, ठीक है, कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स न्यू कैपेसिटेंस। तो देखो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ठीक है। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं ना तो चार्जेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जी 2Q डिवाइड बाई 2V, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ किया और हम लोगों ने ये भी कहा कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो चार्जेस भी इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, सी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो उतनी ही रह जाएगी। नेक्स्ट 157 में कहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज बाय 4 टाइम्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज। देखो अगर तो ये रेजिस्टेंस की बात करता ना तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते, लेकिन इसने रेजिस्टिविटी की बात की है तो रेजिस्टिविटी हमारे पास ये सेम ही रहती है क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, ये चीज़ नहीं होती। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखो हमारे पास क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ये रेजिस्टेंस है और ये जो रो है ना ये रेजिस्टिविटी है जो कि कांस्टेंट चीज़ है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टिविटी जो है वायर की जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस का पूछता फिर हम लोग लेंथ की जगह 3 पुट कर देते और जो है एरिया को जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर देते, हम लोग रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर ही लेते, लेकिन उसने रेजिस्टिविटी का पूछा है, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट 158 में कहते हैं कि वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट इन पर केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का हमारे पास एक रिलेशन है जी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास RT है, ये हमारे पास R0 है, ठीक है, और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, इन दो टेम्परेचर को हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। तो डेल्टा टी हम लोग मतलब यही पुट करेंगे। आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करना है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT कितना है जी 200 माइनस R0 कितना है, R0 कौन सा है, ये है 100 डिवाइडेड बाय फिर R0 हमारे पास 100 है इनटू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डेल्टा टी को 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आप लोगों के पास 0.01 बनता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 159 में कहते हैं कि कार बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻² ओम। कहते हैं कि इफ़ इट ड्रॉज 16 एम्पेयर करंट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी। तो टर्मिनल वोल्टेज का हमारे पास रिलेशन क्या है जी, V इज़ इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। ये EMF जो है वो इसको इसने E से रिप्रेजेंट किया है। करंट हमारे पास कितना है जी, ये करंट है, ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको उसने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास ये है। जस्ट आप लोग इन वैल्यूज़ को पुट करो तो आप लोगों के पास 9 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, अभी भी हमारे पास काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं अब इससे ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको जस्ट फार्मूला लिखूँगा, स्टेटमेंट में जस्ट उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करूँगा, वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद उस फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है। नेक्स्ट 160 में कहते हैं कि इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग हमारे पास जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम लोग करंट को पास करवाते हैं ना स्प्रिंग में इनटू कंसेक्यूटिव टर्न्स, तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 161 में कहता है कि वेबर एम्पेयर पर मीटर इज़ इक्वल्स टू। अब अगर किसी स्टूडेंट को इस वेबर का पता हुआ ना कि वेबर किसके इक्वल होता है तो आप लोग इजीली जो है वो इस MCQ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसने हमें बोला है कि वेबर एम्पेयर पर मीटर इज़ इक्वल टू, अब वेबर किसके इक्वल होता है, 1 वेबर, हमें पता है कि 1 वेबर
इट इज़ इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब आप लोग इसको इसमें पुट कर लो, ये क्या बनता है जी, न्यूटन मीटर, एम्पेयर यही वाला, नीचे इस ये वाला एम्पेयर, और मीटर ये वाला, ये मीटर इस मीटर से कैंसिल, ये एम्पेयर इस एम्पेयर से कैंसिल, पीछे हमारे पास सिर्फ न्यूटन बच जाता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 162 में कहते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर, कहते हैं कि वन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स ऑफ द फोर्स कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द 1 टेस्ला, ठीक है, कहते हैं कि पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, देन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द यूनिट एरिया इज। देखो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक फार्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए काज ऑफ थीटा। हम लोगों ने इस थीटा को फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। सो एंगल के लिए आप लोग रिलेशन को यूज़ करो, काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये बी ए उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा जी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई बी ए। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास 20 है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो हमारे पास 1 टेस्ला है, और एरिया कितना है 10। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10, ये कितना बन जाता है 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं जी थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 163 में कहते हैं कि चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद b, द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम इफ़। तो हम लोगों ने क्या करना है कि बताना है कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो कब मैक्सिमम होगी, किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, f इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो जब भी थीटा हमारे पास जो है वो 90 होगा ना, तो फोर्स जो है मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन ऑफ 90 कितना होता है 1 होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 164 में कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 3:2। कहते हैं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ़ द वोल्टेज इन प्राइमरी इज़ 30 वोल्ट। तो देखो इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, वोल्टेज इन द सेकेंडरी को सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन द प्राइमरी कोयल इज़ इक्वल टू, सॉरी ये पी है प्राइमरी का है, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल। जस्ट आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर लो, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स की उसने बात की है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेंगे जी 3/2 की फॉर्म में। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेकेंडरी में फाइंड करनी है वोल्टेज, तो इसको हम लोग जो है वो एक्स लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे पास प्राइमरी में कितने हैं जी 30। जस्ट सिंपल आप लोग इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लो, मतलब x इज़ इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 30, 2 1s आर 2 15s आर, यहाँ आप लोगों के पास बनता है जी 15 मल्टीप्लाई 3, ये बनता है 45 वाट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 165 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिपेंडेंस अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन विच द ईएमएफ इज जनरेटेड। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 166 में कहते हैं कि इफ रेक्टेंगुलर लूप पासेस विद द वेलोसिटी v अबव एन इनफाइनाइट रीजन विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, ये यूनिफॉर्म को आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। कहता है कि एंड द इंटेंसिटी b देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द लूप इज़। तो जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अगर यूनिफॉर्म होगा ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 0 होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमेशा आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट 167 में कहते हैं कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द वाइड लूप हैविंग द moving across the poles of the magnet so that it cuts flux of 0.5 webers in 0.1 seconds। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू n इंटू
डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब एन हमारे पास यहाँ पे मेंशन है तो उसको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है जी? 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? वो भी 0.1 है। ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 1 ही बचता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहते हैं कि फॉर द इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कहते हैं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसमें इनपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के डबल होती है। मतलब जो इनपुट फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होगी, आपको आपने उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी का पूछे तो। अब हाफ में हम लोगों ने कहा कि हाफ में इनपुट एंड आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम होगी, सो दैट इज़ वाई हम लोग लिखेंगे कि हाफ में तो चलो 50 है। ठीक है, अब जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसमें हम लोगों ने कहा कि जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रिक्वेंसी की डबल होगी। सो 50 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास ये बनता है 100। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 169 में कहता है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायोड। तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास वन डायोड जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन वन हाफ साइकिल एंड अदर डायोड इन अदर हाफ साइकिल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 170 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटोन ऑफ द लाइट हैव हायर एनर्जी देन फोटोन ऑफ द ग्रीन लाइट। देखो हमारे पास एनर्जी का एक रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू एच एफ, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। सो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा। दिस मीन्स दैट कि हमारे पास एनर्जी का जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इसी एनर्जी का जो है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जिस कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, उसके फोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऑर्डर लिख लेता हूँ ताकि इसी एमसीक्यू के मिलते जुलते एमसीक्यूज़ भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। लाजमी नहीं है कि आप लोगों को वो हर मरतबा यही ऑप्शंस दे, क्या पता आप लोगों के मेन टेस्ट में डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हो। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारे पास सबसे कम फ्रिक्वेंसी जो है वो रेड की होती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास येलो की होती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑरेंज की होती है, ऑरेंज के बाद हमारे पास जो है वो ग्रीन की होती है, ग्रीन के बाद हमारे पास जो है वो ब्लू की होती है, ब्लू के बाद जो है वो इंडिगो की होती है, इंडिगो के बाद हमारे पास किसकी होती है जी? वायलेंट की। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे पास वायलेट की होती है। अब उसने ग्रीन के साथ कंपेयर करने का बोला है। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शंस को कंपेयर कर लो, देख लो रेड की हमारे पास फ्रिक्वेंसी तो सबसे कम होती है। ठीक है, ऑरेंज की भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। सो इन दो ऑप्शंस को रिमूव कर लिया। वायलेट की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन, सो दैट इज़ वाई इसका जो एनर्जी होगी फोटान की वो ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 171 में कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज़। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने जो है वो लाइट की जो है वो पार्टिकल बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 172 में कहता है कि फार्मूला फॉर द पीफेंट सीरीज़। तो पीफेंट सीरीज़ का रिलेशन हमारे पास इस तरह से है कि 1 लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 173 में कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड टू। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 174 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग देयर डिके। तो हमारे पास डिके के दौरान जो है वो ये न्यूट्रिनोज है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है, ये इमिट होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई भी इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, ठीक है सॉरी न्यूट्रॉन्स, ये डिके नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 175 में कहते हैं कि एक्टिव अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 आवर, कहते हैं कि हुज हाफ लाइफ इज़ 20 मिनट्स। तो देखो हमारे पास 1 घंटे में चाहे वो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और हाफ लाइफ कितनी है जी 20, ये हमारे पास बन जाते हैं जी 3, ठीक है। मतलब कि अब हमारे पास एक चीज़ है, उसे हम लोगों ने जो है वो 3 हाफ लाइफ्स में से गुजारना है, ठीक है, और देखना है कि वो क्या बनेंगी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, ठीक है, हाफ़ लाइफ उसकी 20 मिनट्स है, तो फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद जो है वो ये हाफ़ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। फिर थर्ड 20 मिनट्स के बाद हमारे पास ये क्या कितनी हो जाएगी 1/8, ठीक है, ये 3 बारियाँ पूरी होगी, तो हमारे पास 1/8 बच जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 176 में कहता है कि इफ़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 0.693 ईयर्स, कहता है कि व्हाट इज़ इट्स डिके कांस्टेंट। देखो उसने हमें जो है वो हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, T1/2 उसने दिया हुआ है। ये कहते हैं कि आप लोग हमें डिके कांस्टेंट का बताओ। तो डिके कांस्टेंट का हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है, डिके कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T1/2। अब ये T1/2 आपको गिवन है, तो आप लोग पुट कर सकते हो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.693, तो ये आप लोगों के पास बनता है 1, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास एनजीकॉन ग्रेन टेस्ट नंबर 2 का फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो का पोर्शन। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।